अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये है लेक्चर पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट सेकंड को ही कंटिन्यू किया हुआ है। बी पार्ट को पेज नंबर 181 है आपकी बुक का। इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है। ओके, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस करना है कि ना उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। पब्लिक स्पीकिंग के अंदर ये उन्होंने एक सजेस्टेड पैटर्न दिया हुआ है कि इस तरीके से आप उसको वन बाय वन प्रेजेंट कर सकते हो अपनी पब्लिक स्पीच को, लेकिन ये सजेस्टेड है, कंफर्म नहीं है। बिकॉज जब आप डिलीवर कर रहे होते हो स्पीच तो अकॉर्डिंग टू लाइक जैसा सीक्वेंस आपको चाहिए होता है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली क्या होता है स्पीच के अंदर, पब्लिक स्पीच के अंदर या आपने इंट्रोडक्शन देना होता है, वेलकम देना होता है, और उसके बाद जो भी डिस्कशन वगैरह डिफरेंट टाइप की हो सकती है, और फाइनली एंड पे कंक्लूजन होती है। तो सजेस्टेड जो आपकी सीक्वेंस होगा, सबसे पहले नंबर 1 पे है नोइंग द रीज़न एंड द पर्पस ऑफ स्पीकिंग। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो या स्टेज पर जा रहे हो और लोगों से बात कर रहे हो, उसकी रीज़न क्या है और उसका पर्पस क्या है। ओके, जब आप एक स्टेज पे जा रहे हो और आपने अपने आपको मतलब फॉर एग्जांपल आप एक मिलाद के फंक्शन के अंदर जा रहे हो और आप वहाँ पर वो वाली स्पीच का हिस्सा पढ़ रहे हो जो आपने एनुअल फंक्शन पे पढ़ा था, तो डू यू थिंक कि वो उसको जस्टिफाई करेगा? क्योंकि जब भी हम मिलाद के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ बोलते हैं तो वो या तो हमद के अशार होते हैं या नात के होते हैं। तो ना तो वो वाला मतलब जो नात के लिए आपने प्रिपेयर किया होगा मटेरियल वो एनुअल फंक्शन पे यूज़ हो सकता है, ना ही एनुअल फंक्शन का। सबसे पहले तो आपने जाके अपना पर्पस आपको पता होगा कि आपने पब्लिक स्पीकिंग कहाँ पे करनी है और उसका ओकेजन क्या है, आप उसके अकॉर्डिंगली करोगे। तो ये आपके लिए फंक्शन वगैरह जो भी जहाँ पे भी आपने जाना है, पब्लिक स्पीकिंग जहाँ पे भी करनी है, तो वो आपके लिए सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। आपको ऑलरेडी नॉलेज होनी चाहिए कि आपके वहाँ पे जाने का वजह क्या है और पर्पस और रीज़न दोनों क्या हैं। अच्छा, जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट इसके अंदर स्टेप आता है वो है एवोल्यूटिंग द ऑडियंस एंड ओकेजन। वहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऑडियंस कौन आ रही है और ओकेजन किस चीज़ का है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लाइक नर्सरी क्लास का या बच्चों का फंक्शन है तो उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते हो या एग्जांपल्स मुश्किल वाली नहीं दे सकते हो। वेयर एज़ अगर आप यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन के ओकेजन पर जा रहे हो और वहाँ पे आपको स्पीच करनी है तो आप वहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो और कुछ ना कुछ साइंटिफिक बात भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है मैच्योर स्टूडेंट्स हैं तो उनको नॉलेज होगी। अच्छा, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है कि आपको ये पता चल जाए कि ऑडियंस का नंबर ऑफ़ साइज़ क्या है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि आप किसी लाइक मतलब फॉर एग्जांपल एक टीचर है तो आपको पता है पीएचडी की क्लास में 6 स्टूडेंट्स होते हैं, एमफिल की क्लास के अंदर आप 30 या 36 सीट नहीं कर सकते हो, लेकिन बीएस की क्लास के अंदर लाइक 50 60 70 कुछ कितने भी नंबर हो सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चनिंग आंसर का लेवल है, आपको पता है कि आप सीनियर लेवल की क्लास में जाओगे तो आपने को उन सब चीज़ों का आंसर देना है, तो आपकी तैयारी डिफरेंट होगी और आपको पता है वन एंड ऑन मतलब 1-to-1 कन्वर्सेशन होगी। वेयर अगर आप बीएस की क्लास में जा रहे हो या नर्सरी क्लास में जा रहे हो तो आपको पता है कि कम ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो आपको 1-on-1 मौका नहीं आएगा और आप सबसे इंटरेक्ट नहीं कर सकोगे। तो ऑडियंस के नंबर से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। लार्ज ऑडियंस जो होती है उसको उसके लिए डिफ़िकल्ट बात ये होती है कि उनको ज़्यादा देर तक एंगेज करना मुश्किल हो जाता है और वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि छोटी ऑडियंस जो सी है उसको कुछ भी स्पीच डिलीवर करना ज़्यादा आसान इस लिहाज से होता है कि वो लोग कॉन्शियसली सुन रहे होते हैं, लेकिन उनके 1-on-1 क्वेश्चन आंसर के सेशन ज़्यादा लंबा होता है। ओके, थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, उसके अंदर आपने रिसर्च वर्क करना है कि आप किस पर्सन के बारे में या किस इंस्टीट्यूट के बारे में या किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लाइक हम लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं और लाइक अगर आप लोग उससे पहले किसी और यूनिवर्सिटी में थे या किसी और, तो आप
ये नहीं हो सकता कि आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाओ और बार बार यही कह रहे हो कि लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी की वुमेन एम्पावरमेंट है, अगर आप किसी को यूनिवर्सिटी में जाकर ये बात कर रहे हो। तो आपको जब तक इंस्टीट्यूट की नॉलेज नहीं होगी, पर्सन की नॉलेज नहीं होगी, तो बिल्कुल इसी तरह अगर कायद आज़म डे आ रहा है और आप मेलाद पे जा रहे हो यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप कायद आज़म की तारीफ़ें तो नहीं कर सकते मेलाद में, या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें तो नहीं कर सकते कायद आज़म डे के अंदर। तो आपका वो रिसर्च और आपका होमवर्क बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी से आपका मटेरियल भी क्लियर होगा और आपकी जो स्पीच है वो इफ़ेक्टिव भी होगी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है और उसके अंदर आपने क्या करना है कि पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए जब आपने जाना है तो उसके नोट्स या कोई आउटलाइन बनाकर जाना है। जब आप नोट्स बनाकर लेकर जाओगे तो आपको आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि आपने उसके अंदर रिसर्च कर ली है। सब उससे पहले आपने क्या है, ऑडियंस की इन्फॉर्मेशन ले ली है, ओकेजन की इन्फॉर्मेशन ले ली है। अब जब आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो अपनी पब्लिक वो स्पीच को, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया है कि उसके अंदर आपने क्या क्या लिखना है। अब जब आपने लिखना है तो उसके 3 मेन पार्ट्स होंगे, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। ये तो मतलब बहुत बेसिक बात है और ये हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए कि कोई भी स्पीच, कोई भी ऐसे या कुछ भी होता है तो उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, देन मेन बॉडी है एंड देन कंक्लूजन है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है या इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। ओके, अब जो इंट्रोडक्शन है उसका थ्री फोल्ड पर्पस होता है। फर्स्ट जो सा है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, सेकंड उनको पता चल जाए कि ये अब जो स्पीकर है वो किस बारे में बात करने वाला है, थर्ड जो सा है एक रिलेशन बिल्ड कर देता है स्पीकर और ऑडियंस में। अब आपके जो से हैं इंट्रोडक्शन वो किस तरह हो सकता है, किसी भी स्टार्लिंग रिमार्क्स से हो सकता है, या स्टेटमेंट से हो सकता है, या कोटेशन से हो सकता है, या कोई आप ह्यूमर से स्टार्ट कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, या किसी भी टाइप के रिथोरिकल क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि जो ऑडियंस है उसकी अटेंशन आप लोग गेन कर सको। जो सेकंड पार्ट था उसका आउटलाइन का, वो है मेन बॉडी। मेन बॉडी के अंदर मेन बॉडी के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस स्पीच के, वो सब आपने बताने हैं और उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए जो जो मटेरियल है वो लिखना है। और ये सब काम करने के लिए आप डिफरेंट चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो अपनी स्पीच के अंदर। उसमें किसी भी टाइप की इलस्ट्रेशन हो सकती है, स्पेसिफिक एग्जांपल्स हो सकती हैं, स्टैटिस्टिक डाटा आप यूज़ कर सकते हो जिससे लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए, कंपैरिजन कर सकते हो, डेफिनेशंस वगैरह उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो। जो इसका थर्ड पार्ट है आउटलाइन का, उसके अंदर आपने क्या करना है, क्लोजिंग स्पीच करनी है। उसके अंदर आपने सब मेन पॉइंट सब एक्सप्लेन कर देने हैं। और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं क्लोजिंग स्पीच के लिए, उसमें अपील होनी चाहिए, अप्रिसिएशन होनी चाहिए, इलस्ट्रेशन होनी चाहिए, कोटेशंस एंड समरी होनी चाहिए, जो सबसे पहले मतलब उन सब चीज़ों की समरी जो आप पहले एक्सप्लेन कर चुके हो। ओके, जब आपने सारी आउटलाइन लिख ली है, आपको अपना मटेरियल क्लियर हो गया, आपने उसको तरतीब स्पेसिफिक दे दी है जिसके मुताबिक आपने उसको डिलीवर करना है, तो अब उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो स्पीच की डिलीवरी आती है। उसके अंदर जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत बेहतर होनी चाहिए, क्लियर आप बात कर रहे हों, बहुत ज़्यादा लाउड ना हो और बहुत ज़्यादा आपकी आवाज़ कम ना हो, आपकी आवाज़ सबको सही तरह से सुनाई दे रही हो, बहुत हार्श ना हो, लाउड ना हो। ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और स्पीड इस तरह की हो कि सबको समझ भी आ रही हो। एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिलीवरी के टाइम, वो है स्पीच की डिलीवरी के टाइम, वो है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट के अंदर ये है कि आप आई कांटेक्ट नहीं रखोगे तो वो आपका कॉन्फिडेंस कम शो हो रहा होगा और आपका कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा होगा ऑडियंस के साथ। इसके अलावा आपके जेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन जो उनसे हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्पीड, एंथुजियाज्म होनी चाहिए, फ्लाई स्टेज पे जाके नर्वसनेस होना बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन आप रिहर्सल वगैरह करोगे तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और आप अगर आपका मटेरियल प्रिपेयर होगा ऑलरेडी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सबसे लास्ट और फाइनल स्टेज जो सी है वो रिहर्सल की है।
रिहर्सल के अंदर आपने बार बार अपनी स्पीच को रिहर्स करना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप वहाँ पे जाके सिर्फ स्क्रिप्ट रीडिंग ना कर रहे हो और आपका सारा टाइम जो से आई कांटेक्ट बिल्ड नहीं होगा और ऑटोमेटिकली जो सा आपकी ऑडियंस पे ग्रिप होगी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी।